आज जनाब 18 सितंबर 2023 एडेक्सल फिजिक्स। और एडेक्सल फिजिक्स में यूनिट नंबर टू में पीएमटी की शीट सॉल्व करना चाहते हैं। पीएमटी की शीट का नाम है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में भी जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को लेकर के होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या चीज़ है। तो आइए पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को बेटा आप यूँ समझिए कि अगर आपके पास एक गिलास की प्लेट हो, ये फॉर एग्जांपल गिलास की प्लेट है। आपको पता है गिलास की प्लेट ट्रांसपेरेंट होती है और उसमें से लाइट सीधी चली जाती है। लेकिन अगर मैं एक डायमंड का ब्लेड लूं, डायमंड आपको पता है डायमंड का ब्लेड जो होता है उससे हम लोग गिलास को कट करते हैं, उसका जो ब्लेड होता है वो डायमंड का बना हुआ होता है। तो डायमंड का मैंने एक बहुत शार्प एज वाला एक ब्लेड लिया और इस ब्लेड से इस गिलास की प्लेट पर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस मैंने रूल कर दी। आप समझ लें मैं लाइनें खींच रहा हूँ, जिस तरह हम लोग पेंसिल और रूलर से लाइनें बनाते हैं, इसी तरह आप समझ लें मैंने डायमंड का ब्लेड लिया है और डायमंड का ब्लेड लेकर मैंने गिलास की प्लेट पर इक्वली स्पेस्ड, और मेरी तो स्पेसिंग कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी की पूरी गिलास प्लेट पर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस बना दी जाती हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन का जो स्पेस होता है, फॉर एग्जांपल इस स्पेस को मैं इस लाइट कलर से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो शेडेड पोर्शन है ना, दिस शेडेड पोर्शन एक्ट एज अ सिलिट। सिलिट का मतलब वो जगह जिसमें से लाइट पास करती है। जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, लाइन इज नॉट अ सिलिट। लाइन के बिटवीन का जो स्पेस है वो गिलास ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट गिलास में से लाइट पास कर सकती है। तो द स्पेसिंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इट एक्ट एज अ सिलिट। ये सिलिट का काम कर रही होती है। और इस सिलिट की जो विड्थ होती है, विड्थ का मतलब दोनों लाइन के दरमियान का जो गैप होता है, दोनों लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है, इस गैप को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है जनाब, आज के फार्मूले में इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और ये जो स्मॉल डी होगा ना बेटा, ये स्मॉल डी दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन का गैप होगा। यही वजह है कि इस डी को मीटर में मेजर करेंगे और इस डी को कहेंगे स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, गिलास की प्लेट पर लाइनें, लाइनों के बिटवीन की स्पेसिंग, दिस स्पेसिंग इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो स्मॉल डी दो लाइनों के दरमियान की स्पेसिंग है। ठीक, लेकिन ये स्पेसिंग इतनी स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि हम इसे किसी ऑर्डिनरी मेथड से मेजर नहीं कर पाते। बल्कि इसको मेजर करने का मेथड क्या होता है, तो ज़रा वो एक मेथड सीखिएगा। मेथड ये है कि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन में हमें बता देंगे कि ये जो गिलास की प्लेट है, इस गिलास की प्लेट में 400 लाइंस पर मिलीमीटर लेंथ में, यानी 1 मिलीमीटर की लेंथ। आप जानते हो 1 मिलीमीटर की लेंथ बहुत शार्प लेंथ होती है। यानी कि आप ये देखें ना कि जो हमारे पास रूलर होता है, उस रूलर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। उन 10 मिलीमीटर्स के बिटवीन का गैप ह्यूमन आई को देखना मुश्किल होता है। बहुत तेज नज़र होगी जो देख लेगा कि हाँ भी दो लाइनों के दरमियान गैप है। दिस स्मॉल स्पेस is divided into 300 lines or 400 lines. So there are 300 or 400 lines per millimeter. And if we talk in centimeter, then 4000 lines पर सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। अच्छा, इन लाइंस पर सेंटीमीटर को या लाइंस पर मिलीमीटर को हम लोग कहते हैं लाइंस की डेंसिटी। तो हमें वो बता देंगे कि ग्रेटिंग पर लाइंस की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी समझते हैं कि कितनी कॉम्पैक्ट लाइन है। तो लाइंस डेंसिटी, लाइनें कितनी कॉम्पैक्ट हैं। तो वी आर गिवन लाइंस डेंसिटी। और याद रखिएगा इन्हीं लाइंस डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है। ठीक, लाइंस डेंसिटी को अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एल डी लिख रहा हूँ,
तो एल डी का मतलब याद रखिएगा, एल डी का मतलब है लाइंस की डेंसिटी। ठीक है जनाब। तो ये जो एल डी है, इट इज लाइंस डेंसिटी, एंड दिस लाइंस डेंसिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं कि लाइंस डेंसिटी है 400 लाइंस पर मिलीमीटर, ये लाइंस डेंसिटी उसने आपको दे दी। ठीक। अब मैंने आपसे कहा यार आपको स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल डी आएगा, फॉर्मूले में एल डी नहीं आएगा, फॉर्मूले में स्मॉल डी आएगा। स्मॉल डी का बड़ा फार्मूला होता है, फार्मूला कॉपी कीजिएगा, ये अभी हर सवाल में यूज करवाऊंगा। स्मॉल डी का फार्मूला होता है, ऊपर लिखिएगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ऊपर लिखिएगा बेटा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नीचे लिखिएगा बेटा नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, ऊपर लिखिएगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, नीचे लिखिएगा नंबर ऑफ लाइंस। ठीक। इस क्वेश्चन में देखें तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मिलीमीटर में, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मिलीमीटर में, और नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर 400 है। ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर 400 है। अच्छा, अब आपसे अगर मैं बोलूँ इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे बन जाएगा 25 एक्सपोनेंट -6। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है जनाब। तो दिस इज डी, तो ये दर हकीकत बन गया 25 माइक्रोमीटर। एक्सपोनेंट -6 का मतलब माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का मतलब कि दो लाइनों के बिटवीन का जो गैप है, द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, इट इज 25 माइक्रोमीटर। और ये 25 माइक्रोमीटर इज सो स्मॉल साइज गैप कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू this small or narrow gap there will be diffraction of light। तो लाइट का डिफ्रैक्शन करने के लिए जो स्लिट का साइज है, इट मस्ट बी कंपैरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल होगा तो ही तो डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो दैट इज व्हाई दिस स्पेसिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड यूजुअली इट्स वैल्यू इज इन माइक्रोमीटर। ठीक। तो बेटा मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, दोबारा बोलिएगा। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, आप देखिए ये लिखा हुआ है mm, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया 1 mm। ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिखा था उसको मैं पर का मतलब क्या लेंगे, 1 m लेंगे ना बेटा। लिखा 400 लाइंस पर mm, तो पर mm का मतलब व्हेन द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग इज 1 मिलीमीटर, देन देयर आर 400 लाइंस। तो लेंथ 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस 400। सो द ग्रेटिंग एलिमेंट, इसका दूसरा नाम ग्रेटिंग एलिमेंट है, स्मॉल डी का नाम, स्मॉल डी का नाम है ग्रेटिंग एलिमेंट। लेकिन मैंने एडेक्सल में इसका ये नाम देखा नहीं है, इसलिए मैं आपको इस नाम को याद करने के लिए बोल नहीं रहा, लेकिन कुछ बोर्ड्स में हम लोग इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस, इट इज 25 माइक्रोमीटर, इट इज 25 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। और जब यहाँ तक की बात हो गई तो अब मैं ज़रा थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। ये तो अभी मैंने इतनी देर में इंट्रोडक्शन कराया खाली ग्रेटिंग का। ग्रेटिंग क्या है सर? ग्रेटिंग इज अ गिलास प्लेट in which many thousand parallel equally spaced lines per centimeter length are ruled with the help of a sharp diamond point। diamond point से आपने इसके ऊपर बारीक बारीक लाइनें बना दी। when light passes through this grating there will be diffraction। और जब लाइट का डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन से सामने स्क्रीन पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनेगा तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझिए कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसको मैं साइड व्यू से दिखा रहा हूँ। अभी तो हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को फ्रंट व्यू से देखा था, अब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को देख रहे हैं साइड व्यू से। और साइड व्यू से भी देखने में, हम साइड व्यू से देखने में आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ एक स्लिट दिखा रहे हैं, सिर्फ एक स्लिट दिखा रहे हैं भाई, वरना इसके अंदर मैनी थाउजेंड स्लिट्स हैं। हम आपको सिर्फ एक स्लिट दिखा रहे हैं, सेंट्रल स्लिट दिखा रहे हैं। और ये सामने होगी जनाब स्क्रीन, ये होगी जनाब सामने स्क्रीन। ठीक है ना, अभी ये स्क्रीन होगी। अच्छा फिर होगा बेटा ये भी सारे क्वेश्चन में देखिएगा कि हम लोग यहाँ से लाइट भेजेंगे ऑन द स्लेट, और स्लेट पे लाइट आने के बाद ये लाइट जो होगी ना, ये डिफ्रैक्शन यानी स्प्रेड कर जाएगी। और जब डिफ्रैक्शन यानी स्प्रेड करेगी तो इट इज़ द ओरिजिनल पाथ, इट इज़ द ओरिजिनल पाथ, और सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, इट इज़
द सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है जनाब, एंड इट इज द पॉइंट वेयर वी आर स्टडीइंग डिफ्रैक्शन, कंसीडर दिस पॉइंट इज पी। ठीक है जनाब, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। अच्छा, वो पैटर्न कैसे बनेगा, उसकी उसका डिजाइन कैसा होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जनाब, डिजाइन कैसा बना हुआ होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, या बल्कि एक आपको हल्का सा आइडिया दे दूं। सेंटर पर एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट बनता है, एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट बनता है, और उसके बाद ये जो स्पॉट होते हैं ना, ये ग्रेजुअली छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है ना, ऊपर भी ऐसे ही होगा और कुछ ऐसे ही पैटर्न नीचे भी बनेगा। ठीक है ना, अब ऐसे ही पैटर्न कुछ नीचे भी बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सेंट्रल है, सेंटर के बाद जो ऊपर का जो पहला ब्राइट डॉट बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इसका अभी आप देखिएगा, जब क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो उसको बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर। ये जो दूसरा बन रहा है इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद जो तीसरा बन रहा है थर्ड ऑर्डर। तो ये ऑर्डर नंबर, अच्छा ऑर्डर ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, जस्ट लाइक इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेंटर के बाद इट इज फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद इट इज सेकेंड ऑर्डर, देन इट इज थर्ड ऑर्डर एंड एटसेट्रा। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट पी को स्टडी कर रहा हूँ, पॉइंट पी का भी कोई ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को बेटा मैंने लिख दिया nth ऑर्डर। अब मैं ये वही नोटेशन यूज कर रहा हूँ जो आपकी एडेक्सेल की मार्किंग स्कीम में। ठीक है जनाब, तो सेंटर वाली लाइन को क्या बोलोगे बेटा वर्षा, सेंट्रल ऑर्डर। सेंटर के बाद पहली लाइन फर्स्ट ऑर्डर, फिर दूसरा ब्राइट स्पॉट सेकंड ऑर्डर, फिर तीसरा ब्राइट स्पॉट थर्ड ऑर्डर, और इसी तरह ये ऑर्डर आगे चलते रहेंगे, nth ऑर्डर। ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइट बेटा बेंड ऊपर होकर ऊपर गई है ना, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा। लाइट का बेंड होना इट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, और जब लाइट थीटा इस तरह से बेंड हो जाएगी ना, तो एक फॉर्मूला लिखना, और इसी फॉर्मूले को लेकर अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहले ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। पहले ये फॉर्मूला कॉपी कर लें। इस फॉर्मूले में अभी भी मैं बता चुका हूँ डी क्या है, डी पे तो अभी अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं। डी का नाम ग्रेटिंग एलिमेंट, डी का फार्मूला लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। डी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये मैं डी पे काफी लंबी बात कर चुका हूँ, और अभी प्रॉपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। थीटा, सर थीटा होगा कितने एंगल पे लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कितने एंगल पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, स्मॉल एन क्या होगा सर, एन होगा nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्डर n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्डर n इक्वल टू 3, सो दिस n इज nth ऑर्डर। लेमडा, सर लेमडा समझाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लाइट पढ़ रहे हैं तो लेमडा का मतलब हमेशा होता है वेवलेंथ। लेमडा का मतलब होता है हमेशा वेवलेंथ। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा कि जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी, ठीक है जनाब, इसका फार्मूला ऊपर लिख चुका हूँ, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। पर ये वाली बात भी याद रखिएगा कि जो स्मॉल डी होता है ना, ये हमेशा लाइंस डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। लाइंस डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। लाइन डेंसिटी क्या चीज़ होती है, जो जैसे आपको बताएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 300 लाइन्स पर मिलीमीटर, तो इट इज लाइन्स डेंसिटी। 300 lines per millimeter it is lines density, 400 lines per millimeter it is lines density। तो lines density का रेसिप्रोकल इट इज स्मॉल डी। ठीक, तो इस वाली बात को भी जहन में रखिएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में चलेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और अब हम चलते हैं शीट पर, लेकिन शीट में अगर कहीं कोई बहुत मुश्किल सवाल आ जाएगा तो मैं उसको बीच में रोकूंगा। लेकिन ये शीट मैंने आपके लिए बनाई है, और इस शीट के अंदर जितने क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन कराएं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं रोकूंगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप डायरेक्ट मेरी बात पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप मेरी बात नहीं पकड़ सकती डायरेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक्सेल के अंदर ये एक यूजुअली मिजाज है कि शुरू में एक कहानी सुनाते हैं, और ये कहानी यूजुअली हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, जब फालतू बैठे हो मेरी क्लास के बाद तो उसको रीड कीजिएगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जो काम की बात है वो ये है, कैलकुलेट एंगल। तो आपको याद है अभी अभी मैंने एक फार्मूला लिखा है ऊपर, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को सामने रखूं तो पक्की बात है, कैलकुलेट थीटा, कैलकुलेट थीटा का मतलब बेटा मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल मैंने थीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। उसके बाद और पढ़िए कोई खास बात, लाइट की वेवलेंथ 6.1 एक्सपोनेंट -7।
lambda is 6.1 exponent minus 7, it is lambda। ठीक है जी। आप मुझे पढ़ के बताएं, नंबर ऑफ लाइंस पर एमएम, इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहा है हमें? हाँ, ये क्या लाइंस डेंसिटी बोलते हैं ना इसको। ये क्या हमें बता रहा है, लाइंस डेंसिटी बता रहा है। ठीक। हाँ, 600 लाइनें पर मिलीमीटर। ठीक है, 600 लाइनें पर मिलीमीटर। अच्छा, जब 600 लाइनें पर मिलीमीटर इसने तुम्हें दे दी ना, तो सबसे पहले निकालो स्मॉल डी। ठीक। और अच्छी खासी लाइनें उसने दी हुई है, ठीक है जी। पहले मैं निकालूंगा स्मॉल डी। स्मॉल डी का पहले मुझे फार्मूला बताएं। सर, स्मॉल डी का फार्मूला होगा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, या तो इस तरह से चले, या मैं आपको एक डायरेक्ट कहानी बता सकता हूँ कि लाइंस डेंसिटी का रेसिप्रोकल। पर मेरे ख्याल में वो बच्चों को मुश्किल लगता है। इस तरह से करें, आपको कॉन्सेप्ट भी जरा बेहतर मिलेगा। ये बताइए, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग से, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है पर मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, पर मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में देयर आर 600 लाइन्स, देयर आर 600 लाइन्स। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ तो ज़रा देखिए। मैंने बेटा करा ये है, मैंने लिखा कि 1/600। ठीक है जनाब। और जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिलीमीटर से। ठीक है, यानी अब ऊपर लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, नीचे लिखा हुआ है 600। बल्कि मैं काफ़ी मुश्किल तरीके से लिख रहा हूँ, रुक जाए, मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, रुकिए। मैंने इसको एरेज कर दिया। ऊपर मुझे लिखना चाहिए 1 एक्सपोनेंट -3, इट इज़ 1 मिलीमीटर। ठीक। और नीचे मुझे लिखना चाहिए सीधा सीधा 600, बस। ज़्यादा हम दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए हमें। तो ये रिजल्ट आ गया दिस, और इस रिजल्ट को अगर मैं ईएनजी में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये रिजल्ट है जी 1.66 एक्सपोनेंट -6। 1.666, तो 67 ले लिया मैंने, एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये बेटा डी की वैल्यू जो है ना, मैंने मीटर में निकाल लिया। ठीक है ना, अब डी की वैल्यू आ गई मीटर में। और अब लगा दीजिए फार्मूला सीधा सीधा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। एन के लिए चाहिए हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसने ऑर्डर लिखने में देखिए कितनी चालाकी की है। इसने ये कहा है कि जितनी भी फ्रिंजेस बन रही होती हैं, जितने भी ब्राइट स्पॉट बन रहे होते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंटेंस होता है ना, मोस्ट इंटेंस लाइन, ठीक है ना, तो वो फर्स्ट लाइन होती है, सेंटर के बाद फर्स्ट लाइन होती है। ठीक है ना। और फर्स्ट लाइन का मतलब एन इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो जब कभी कहते हैं ना कि मोस्ट इंटेंस, तो एन की जगह 1 लिखा करें। ठीक है ना। हाँ, वो ऊपर और नीचे दोनों हो सकती है, दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेंटर की, तो सेंटर पे तो थीटा ही नहीं होगा ना, ये भी तो मसला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट थीटा। वो जो सेंट्रल लाइन होती है वो तो 0 डिग्री पर होती है, तो उसको कभी भी नहीं पूछेगा। तो कैलकुलेट थीटा, थीटा कैलकुलेट करना है, तो मोस्ट इंटेंस लाइन के लिए एन की जगह 1 लिखोगे, वेवलेंथ की जगह लिखोगे बेटा 6.1 एक्सपोनेंट -7। ठीक है जनाब। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल डी की, तो स्मॉल डी हमारा के डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल डी भी हम लोगों ने निकाला है 1.67 एक्सपोनेंट -6। और हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा में से मैंने लिखा थीटा। थीटा हमारा अगर बन गया साइन इनवर्स, तो ज़रा इसका साइन इनवर्स करो तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से कर दो तो अच्छी बात है बेटा। अभी कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा, चलो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं कैलकुलेटर। अच्छा जी, जब हमने कैलकुलेटर खोल लिया, तो रिकॉर्डिंग का बटन भी बिल्कुल उसी जगह पर है, ज़रा सी गलती हो जाए तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा जी, मैंने लिखा शिफ्ट साइन, और ऊपर लिखा जी मैंने 6.1 EXP -7, और नीचे माइनस में क्यों आ गया मैं समझा नहीं। शिफ्ट साइन और 6.1 EXP -7, और उसके बाद मैंने ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। -7, और उसके बाद पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप चले बता दें क्या आ रहे हैं।
जबकि अगर मैं इसको विदाउट कैलकुलेटर करूँ तो ये बड़ा मज़े से हो जाएगा। खैर आप करें इसको ज़रा खुद से बेटा। 21.4 बस, ठीक है जी, 21.4 इज द आंसर। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद और आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि शुरू की जितनी लंबी कहानी सुना रहे हैं आप सुकून से जब खाली बैठे हो तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी सुनिएगा। ठीक है जनाब, चलिए एक लाइन और ऊपर कर दें, यहाँ से यहाँ तक की कहानी सुनिएगा, पढ़िएगा आप उसको एज अ कहानी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या सर, क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम टू सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम इतना, स्क्रीन इतना दूर। अच्छा ठीक है, ज़रा डायग्राम बनाइएगा बेटा आप, कि ये डिफ्रैक्शन की रेटिंग है और ये स्क्रीन है, और क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं कि जो स्क्रीन है ना वो 2 मीटर दूर है, तो दिस इज 2 मीटर। ठीक, और जो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम है वो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, दिस इज सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, और ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम सेंटर से 89 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है जनाब, तो इसमें दो बातें हमें बता दी हैं। इन दो बातों से ना पहला तो मैं निकालना चाहूँगा थीटा, और थीटा निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड, अपोजिट है 0.89 अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 2 मीटर। ठीक, तो जरा इसमें थीटा मुझे निकाल के बताइए, टेन इनवर्स थीटा करके क्या आ रहा है? 24 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, अब ये मैंने थीटा निकाल लिया। फिर उसने कहा सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब पक्की बात है सर इसमें n इज इक्वल टू 2 होगा। कैलकुलेट वेवलेंथ, सर वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करना है। ये इसने बताया हुआ 300 लाइन्स पर मिलीमीटर, तो लाइन्स की डेंसिटी दी हुई है, लाइन्स की डेंसिटी को मैं लिखूंगा d, एंड d इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स 300। तो ज़रा इसको सॉल्व करके बताना d की वैल्यू क्या दे रहा है। 3.3 एक्सपोनेंट माइनस -3। अच्छा जी, तो ये डी आ गया जी, डी आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, एन इज 2 लेमडा, लेमडा, अच्छा लेमडा कैलकुलेट करना है, सॉरी क्या हो गया दिमाग को। अरे जनाब एन लेमडा इज इक्वल्स टू डी, डी साइन थीटा, थीटा है 24 डिग्री। ठीक है ना, अब थीटा है 24 डिग्री। ठीक, एन, एन है सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है तो एन की जगह आ जाएगा 2, एन की जगह आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो चलें जी वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बेटा कैलकुलेटर आप ही चलाएं। 3.3 एक्सपोनेंट -3 साइन 24 डिवाइडेड बाय होल 2, क्या आंसर आता है? 6.7 एक्सपोनेंट -4। ठीक है जनाब, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब तो मुझे आपके इस डी पर ही एतमाद नहीं आ रहा है, क्योंकि डी जो है ना वो आप बता रही है -3, और -3 डी होता नहीं है, -6 में होता है। ठीक है ना, डी जो होता है वो -6 में होता है, तो मैंने लिखा जी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 300, तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आंसर आ गया जनाब, ये आ गया 3.33 एक्सपोनेंट -6। तो ये पता नहीं तुमने क्या गलती करी बेटा, ये -6 है, तो तुमने मिलीमीटर को यूज़ नहीं करा क्या?
हाँ तो मिलीमीटर को भी तो बेटा लेकर चलना है ना, मिलीमीटर को भी तो लेकर चलना है। तो ये आ जाएगा जनाब -6, और इसको इसकी वजह से ये वाला एक्सपोनेंट भी खराब होगा। ठीक है बेटा, करेक्शन कर लें आपने बेटा, मुझे अंदाजा हो गया आपने गलती बेटा ये की कि आपने ना मिलीमीटर के मिली को यूज नहीं करा, आपने खाली 1/300 कर दिया, जबकि वो था 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 300। -7। ठीक है ना, ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए जल्दी से इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अब वो थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल बातें करने जा रहे हैं। क्या मुश्किल बातें करने जा रहे हैं सर? मुश्किल बातें वो ये करना चाह रहे हैं कि this is distance x and this distance x is 0.5 मीटर और वेवलेंथ लैम्डा 1 और उसकी वैल्यू 650 नैनोमीटर। अच्छा, द लेज़र प्रिंटर रिप्लेस्ड, और अब डिस्टेंस x 0.4 हो गया, और कैपिटल डी क्या चीज़? अच्छा, कैपिटल डी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। कैलकुलेट लैम्डा टू कैलकुलेट करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे तो ज़रा सुनिए। सर ये जो कैपिटल डी है, इट इज़ 1.45। ठीक, और ये वाला नंबर है पहले 0.5। तो पहले ये दो वैल्यूज लेकर पहले थीटा निकालें। तो बेटा ये दो वैल्यूज निकाल के मैंने निकाला है tan θ1, इसको बोल रहा हूँ मैं। दिस इज tan θ1। tan θ1 अपोजिट 0.5 अपॉन एडजेसेंट 1.45। इसमें से बेटा θ1 निकाल के बताएं क्या आ रहा है? 19 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, ये tan θ1 आ गया। अच्छा, tan θ2 भी निकाल लें, जो कि λ2 के लिए मैं बाद में यूज़ करूँगा, लेकिन निकाल लें हाथ क्या। tan θ2, tan θ2 में x की वैल्यू को 0.5 से बदल के 0.4 पे लाएगा, और कैपिटल डी रिमेन सेम। अब इस पे θ2 निकाल दें, 15.4। ठीक है ना, अब तो ये मैंने दो थीटास कैलकुलेट कर दिए। θ1 19 डिग्री, θ2 15.4 डिग्री। अच्छा जी, जब θ1 है तो उसके लिए λ1 है, λ1 है 650 नैनोमीटर, और इस θ2 के लिए λ2 पूछ रहा है। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी बात आप गौर कीजिएगा कि कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर नंबर देखें, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है, पहला भी फर्स्ट ऑर्डर का है और दूसरा भी फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है ना, अब तो ऑर्डर नंबर नहीं बदल रहे, दोनों के लिए ऑर्डर नंबर सेम है, दोनों के लिए ग्रेटिंग सेम है। और याद रखिए, जब ग्रेटिंग सेम होती है ना, तो वो जो स्मॉल डी होता है, डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा में डी दोनों के लिए सेम है, एन दोनों के लिए सेम है। तो आप जरा यूं लिखिएगा बेटा कि डी साइन थीटा is equals to n lambda, in both cases n is equal to 1। ठीक है, एक बात। और जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, क्योंकि सेम ग्रेटिंग पे काम कर रहे हैं ना, उसमें ये तो नहीं लिखा कि हम ग्रेटिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो d सेम, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, n इक्वल टू 1 इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि साइन थीटा और लेमडा एक दूसरे के साथ हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब कभी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए ना, तो बस मुझे दिमाग में आता है भैया बस क्रॉस मल्टीप्लाई मारें और ख़त्म करें। तो बेटा मैंने करा ये कि पहला θ1 लिया 19 डिग्री, उस पे वेवलेंथ बेटा मैंने ले ली 650 नैनोमीटर। फिर दूसरा थीटा बेटा मैंने लिया साइन 15.4 डिग्री, और इस पर बेटा मैं लेमडा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मारें तो बेटा मुझे बताएं व्हाट विल बी लेमडा। 530। ठीक है ना, 530 और नैनोमीटर। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है
और आपकी मार्किंग स्कीम में वही वाला मेथड दिया हुआ है कि उन्होंने ना डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा में पहले डी कैलकुलेट करवाया। ठीक है, पहले ये वाला डाटा देकर, पहले ये वाला पूरा डाटा देकर पहले उन्होंने कैलकुलेट करवाया डी, और जब डी आ गया तो सेम डी लेकर टेन थीटा टू वाली वैल्यूज लेकर लेमडा कैलकुलेट कर लिया। तो वो ज़रा लॉन्गर मेथड है, और जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टर मेथड है। आंसर दोनों में सेम आना है। और मेरा तो जब कभी मैं देखता हूँ कि दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो बस मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता, मैं उस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करता हूँ। लेकिन मेथड मैंने आपको दोनों बता दिया। अगर आपका दिल चाहे कि नहीं सर मैं तो नहीं करी क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले थीटा वन वाली वैल्यू लेंगे 19 डिग्री, लैम्डा वन लेंगे 650 नैनोमीटर, एन लेंगे इज इक्वल टू वन। तो पहले कैलकुलेट करेंगे स्मॉल डी। जो स्मॉल डी आ जाएगा, सेम स्मॉल डी विल बी यूज फॉर थीटा टू 15.4 डिग्री, उसके लिए आपने लैम्डा टू कैलकुलेट करना है और सारी वर्किंग करेंगे अगेन फॉर एन इक्वल टू वन, तो आपको लैम्डा टू की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलें ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मुझसे गलती ये हो गई कि जो इसका मार्किंग स्कीम से मैंने मार्किंग स्कीम उठाकर कॉपी पेस्ट मारी ना, तो ये ना आंसर है नीचे वाले का। ठीक है जनाब, ये आंसर इसका है नीचे वाले का। ठीक, तो ये मुझसे ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया, तो इसको भी 2 मिनट रोक लें, अभी ऊपर वाले सवाल को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो जरा सुनिएगा। क्वेश्चन बेटा ये बस बस इसको यूं कर लें तो अच्छा समझ में आए। कह रहे जनाब कि अगर स्क्रीन को उन्होंने कुछ इस तरह से पिक्चर बना के दे दी है। कह रहे जनाब स्पेक्ट्रोमीटर मेजर एंगल बिटवीन दिस 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 दिस, वन ऑफ द लाइन है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ दे दी है 650 नैनोमीटर। कॉपी कीजिएगा जनाब, वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, इट इज द वेवलेंथ इन द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब n इक्वल टू वन, फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू वन। एंगल दिया हुआ है 19.9 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 19.9 डिग्री। अब आप खुद सोचिए, फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो पहले तो इसमें से स्मॉल डी निकालेंगे। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है, पहले स्मॉल डी निकलेगा, बाकी तो सब कुछ इसने दिया हुआ है। थीटा भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, लेमडा भी दिया हुआ है, पहले निकालोगे डी। जरा पहले डी निकाल के बताना बेटा, डी क्या आ रहा है एन की जगह। हाँ बोले बोले। नहीं ना बेटा, वन लेमडा, लेमडा तो 650 है ना, तो पहले ऊपर आएगा 650 नैनोमीटर, ये मैंने ऊपर लिखा 650 नैनोमीटर। ठीक है, एंड 650 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और थीटा है 19.9 डिग्री। तो ये रिजल्ट आ गया, और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 6, 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। ठीक, और अब आप देख लो, जो डी की वैल्यू आती है एक्सपोनेंट माइनस 6 में ही आती है, पर वो डी पूछ ही नहीं रहा। अब आप मुझे पढ़ के बताओ, अभी मैं आपको इतने सवाल करके बता चुका हूँ, पूछ क्या रहा है ये पढ़ के बताएं। ये जो पूछ रहा है ये क्या क्वांटिटी है? ये आपसे पूछ रहा है लाइंस डेंसिटी, लाइंस डेंसिटी ना। और अगर लाइंस डेंसिटी पूछ रहा है, तो लाइंस डेंसिटी को मैं बहुत इजी वर्डिंग में बताऊं, वन अपॉन डी कर दिया करें, बस वन अपॉन डी कर दें। यानी आपके पास जो रिजल्ट आया हुआ है, इस रिजल्ट को ये आंसर है मेरे पास, इस आंसर को मैंने करा जनाब एक्स की पावर माइनस वन। जैसे ही मैंने देखे एक्स की पावर माइनस वन का बटन दबाया, तो इसका आंसर आ चुका है। इसका जो आंसर आया है जनाब, ये आंसर है, लाइन डेंसिटी है ये 5,23,660 लाइन्स पर मीटर, एक मीटर में। ठीक है जनाब, पर मीटर। और ईएनजी का तो इट विल बी मोर बेटर, कि अब आप लिख सकते हो 5.23, 5.23, थ्री को राउंड ऑफ कर दिया 24, 5.24 एक्सपोनेंट 5 लाइन्स, यानी लाख लाइनें पर मिलीमीटर, सॉरी पर मीटर। एक मीटर में 5 लाख लाइनें, एक मीटर में 5 लाख लाइनें। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 5,000 लाइनें,
1 मिलीमीटर में 500 लाइनें। तो सबसे अच्छा आंसर देखा जाए ना तो मिलीमीटर में इसको मैं लिखूंगा 524 लाइन्स पर मिलीमीटर। 524 लाइन्स पर मिलीमीटर, इट इज द मोस्ट बेटर वे टू राइट द आंसर। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ पर मीटर बताना है, इसलिए मुझे मीटर में ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन में एक बहुत आसान सी बात पूछी गई, इसलिए मैंने उसको पहले ही लिख के कॉपी पेस्ट मार दिया कि ये ग्रेटिंग है। और ग्रेटिंग के बाद आपसे कह रहे हैं जनाब ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपने ना कह रहे हैं जनाब एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए ऑब्वियसली ये मतलब फॉर एग्जांपल इसका एंगल मेजर करना है, तो ये क्या करें कि जब आपको एंगल मेजर करना हो ना फर्स्ट ऑर्डर का, तो आइदर साइड मेजर क्या करें, क्या मतलब ऊपर वाला भी मेजर कर लें नीचे वाला भी मेजर कर लें। ठीक है जनाब, एंगल को ऊपर नीचे दोनों तरफ से मेजर कर लें। ऊपर लिखा हुआ है जी, कह रहे हैं क्या प्रिकॉशन करें, प्रिकॉशन बताना है, फिजिक्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन है कि क्या प्रिकॉशन करें जिससे जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आंसर आ जाए, मेजरमेंट एक्यूरेट आ जाए एंगल की। तो क्या बता रहा हूँ, ऊपर का एंगल मेजर करें नीचे का एंगल मेजर करें, और दोनों एंगल मेजर करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है जनाब, नंबर 1। नंबर 2, आप जो एंगल मेजर कर रहे हैं उसके डिवाइस में अगर जीरो एरर है तो उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिबल बात है ना वो ऊपर वाली है कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का एंगल मेजर करेंगे ऑन आइदर साइड, यानी ऊपर और नीचे का, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है जनाब। बाकी आंसर ज़बरदस्ती के कि देयर इज जीरो एरर, इट विल बी एलिमिनेटेड एंड एटसेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। अब सेंसिबल बात तो यही है, अब अगर नॉन सेंस बात करनी है तो फिर रट्टा मारें इस वाली बात का कि भाई कभी भी मेजरमेंट ऑफ एंगल ले रहे हो तो प्रोटेक्टर में अगर जीरो एरर है तो जीरो एरर को एलिमिनेट कर दें। तो मेरे ख्याल में तो पागलपन की बात है। ठीक है ना, सामने लिखी हुई है तो पढ़ना आसान है, लिखी हुई है ना तो पढ़ना आसान है। एग्जाम में सोचें, मैं बोलूँ सोचो तो सोच के दिखा दो, खुद बताओ बेटा, कॉमन सेंस की बात है, सोच सकता है कोई क्या? बस हाँ, ये ऊपर वाली बात मेजर मतलब सेंसिबल है, क्या एंगल मेजर करें दोनों तरफ के डिवाइड बाई 2 कर दें, बात समझ में आती है, आइंदा आप जहन में रख लें। ठीक है जनाब, लेकिन ये वाली बात भी अगर याद रख सकें तो भाई याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन छोड़ा था आज की क्लास का ना, वो भी ज़रा देख लें। पहली जो आज की क्लास का पहला सवाल था उसको मैंने शुरू में छोड़ दिया था कि भाई अभी हम नहीं कर सकते, फिर इस वाले क्वेश्चन को देख लेते। क्वेश्चन बेटा ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ मेजर करनी है, लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल दी है, सीरीज ऑफ ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है वगैरह वगैरह, पहले कहानी सुना रहे हैं। जो काम की बात है वो ये है कि इस रॉ में से ऐसी लाइन को आपने सेलेक्ट करना है जो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट को इंक्रीज करा दे। क्या मतलब, जरा देखिएगा कि ये फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन का फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, ये सेंटर मैंने क्या दिया, इस सेंटर पर फॉर एग्जांपल ये तो सेंटर है, और सेंटर के बाद फॉर एग्जांपल ये पहली ब्राइट लाइन है। ठीक है। तो कह रहे हैं ब्राइट लाइन का या फर्स्ट ब्राइट लाइन का एंगल पहले इतना बन रहा था, इतना बन रहा था एंगल। कह रहे कोई ऐसा काम करो कि फर्स्ट ब्राइट लाइन का एंगल पहले से इंक्रीज हो जाए, लाइन वही हो, फर्स्ट ब्राइट लाइन ही हो, लेकिन एंगल बड़ा हो जाए। पर ये लिखा है, और मतलब ये इसने नहीं लिखा है एंगल बड़ा हो जाए, कह रहे हैं डिस्टेंस ब्राइट स्पॉट का इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस जब भी इंक्रीज होगा ना बेटा, जब थीटा इंक्रीज होगा, अगर थीटा छोटा होगा तो सेंटर से ये डिस्टेंस कम होगा, थीटा बड़ा होगा तो सेंटर से ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो थीटा बड़ा कर आना है, इसका मतलब है सेंटर से उस ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस बढ़ाना है। ठीक है, तो असल में थीटा बढ़ाना है। अब थीटा कैसे बढ़ाएं? तो सर थीटा बढ़ाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। और इसके अंदर ये जरा मुझे बताइएगा, आप पहचान के नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, ये स्मॉल डी होता है या ये लाइन डेंसिटी होता है? लाइन डेंसिटी, और अभी भी मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ अभी अभी कि लाइन डेंसिटी होती है 1 अपॉन लाइन डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। ठीक है जनाब, तो देखिए मैं अगर सवाल को पहले कराता तो मैं समझा ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पहले स्किप कर दिया था। अच्छा, अब आप ये बताएं, लैंड डेंसिटी इधर डिवाइड हो रही है, वहां जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और जब वहां जाके मल्टीप्लाई होगी तो अब आप जरा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहे जनाब मुझे
साइन थीटा, यानी थीटा इंक्रीज कराना है। आपको याद होगा मैंने ये बात पहले पढ़ा चुका हूँ, थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। ठीक है, टेन थीटा का बिहेवियर भी ऐसा ही, कॉस का उल्टा बिहेवियर है। तो साइन थीटा में थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो साइन थीटा बढ़ाना चाहता हूँ, तो साइन थीटा बढ़ाने के लिए क्या करें सर, लाइन डेंसिटी इंक्रीज कर दें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है लाइन डेंसिटी। तो लाइन डेंसिटी करनी है इंक्रीज, नंबर वन। नंबर टू, वेवलेंथ। सर वेवलेंथ को भी इंक्रीज कर दें। ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज ए। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है जनाब। तो मैंने डी साइन थीटा में आपको क्या आदत डाल रहा हूँ, स्मॉल डी को आप यूज किया करें वन अपॉन लाइन डेंसिटी। और जब आप वन अपॉन लाइन डेंसिटी करेंगे तो डिवाइड वाला लाइन डेंसिटी उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लाइन डेंसिटी इंक्रीज तो साइन थीटा इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज तो साइन थीटा इंक्रीज। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है जी। और जनाब अब हम अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ कर रहे हैं स्टॉप। और मेरे ख्याल में अगर आप माने तो अब डिफ्रैक्शन